जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा आपको डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसका आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 5। फ्रेंड्स जो 14 फरवरी 2026 को हुआ है। फ्रेंड्स इससे बता दें आपको, इससे पहले मैंने 1 से लेकर टेस्ट 4 तक ऑलरेडी करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दे। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए आपका 100 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, देखना है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। कह रहा है पहला कथन कि इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है। यह समिति सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट जांच करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। आपसे पूछ कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन असत्य है, तो आपको बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 नंबर जो है वो आपको असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें कुल सदस्य होते हैं ना, वो 30 नहीं बल्कि 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिए लोक उपक्रम समिति में आपको 30 सदस्य नहीं होते हैं बल्कि 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ देखिए, जिसमें से लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में 15 होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको लोक उपक्रम समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं, 30 नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग तथा त्वरण के बारे में निम्न कथनों पे विचार करना है। पहला देखते हैं आप, कथन कह रहा है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को त्वरण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए कि यहाँ पे एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग त्वरण नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, याद रखिएगा, विस्थापन बाई समय। और याद रखिए फ्रेंड्स, वेग का वेलोसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। और ठीक है, और वेग क्या है, वेग याद रखिएगा सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है, तो सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर कर रहा है कथन कि वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्या हो जाएंगे, आपको गलत हो जाएंगे। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग विस्थापन नहीं बल्कि त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए यहाँ बात कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए त्वरण का बात कर रहा है ना, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बाई समय, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि त्वरण जो होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर कथन पढ़ते हैं कि कह रहा है वेग सदिश राशि है। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो सदिश राशि है, और यहाँ पे कह रहा है जबकि त्वरण एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। जब त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सदिश राशि होता है, ना कि अदिश होता है। तो फ्रेंड्स थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। फोर नंबर पढ़ते हैं कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 कथन जो है वो आपको सही नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करें और बताएं कौन सही है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग के 7 गुने तथा दूसरे भाग के 5 गुने का योग 146 है। पहला भाग 13 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सिंपल है। अगर नहीं होता है तो मैसेज कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फ्रेंड्स बताना आसान है लेकिन टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। सबको बताना मैथ को संभव नहीं है इस वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, उसको नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो में। फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम में अपने हाथों से बना के क्वेश्चन को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए
सेकेंड नंबर जी हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर भी सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें सभी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, कह रहा है फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित, क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपको महदाहा हो जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, याद रखना है, मदहा के बाद हो जाएगा आपको लेखहिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पैसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा वीर भानपुर। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको ये हो जाएगा वीर भानपुर जो हो जाएगा चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 2 1 3। क्या, 4 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका ओरिजिनल हो जाएगा आपको पश्चिम से पूर्व क्रम में 4 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मिलान को सुमेलित करना है। ठीक है, 2 सूची दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इधर प्रमुख घाटी दिया हुआ है और संबंधित राज्य को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए पर्वत कह रहा है ना, यहाँ पे पार्वती घाटी जो है कहाँ पे है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मरखा घाटी कहाँ पे है, तो ये आपको लद्दाख में है। और कनबम घाटी, ठीक है, कनबम घाटी कहाँ पे है, तो ये आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। और युथांग घाटी जो हो जाएगा ये सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, सिक्किम में हो जाएगा। तो राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन से। देखिए यहाँ तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कितने युग में सही सुमेलित है, कह रहा है सही सुमेलित है। तो देखना है यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तलवे की हड्डी, ठीक है, तलवे की हड्डी को हम लोग कॉल्पस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मेटाटॉल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा, मेटा उसके पास क्या हो जाएगा टॉल्क। ठीक है, मेटा टॉल्सस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए ये बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हथेली की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेटाकार्पस बोलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखिए घुटने की हड्डी को, घुटने की हड्डी को हम लोग कार्पस नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए घुटने की हड्डी को फ्रेंड्स हम लोग कार्पलस नहीं बोलते हैं, बल्कि पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। याद रखिएगा पटेला बोलते हैं। ठीक है, और जांग की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है ना यहाँ पे सही युग में कौन सा सुलेमित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सुलेमित है, सुमेलित है, 2 सुलेमित नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सही सुलेमित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 सही सुलेमित है, 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैथ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सही विकल्प नहीं है, कह रहा है कि सही विकल्प नहीं पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा आपको सही विकल्प इसमें डी नंबर हो जाएगा, सही विकल्प नहीं है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में मैं सबका सोल्यूशन बना के डाल दूंगा अपने हाथों से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहला कथन कह रहा है कि बिरसा का जन्म 1880 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। याद रखिए कि बिरसा मुंडा का जन्म 1880 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, तो 1870 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है सेकेंड नंबर कि बिरसा मुंडा आंदोलन उपनिवेशवाद को समाप्त करने का आंदोलन था। तो फ्रेंड्स सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज का सुधारने का आंदोलन था, ना कि उपनिवेशवाद को समाप्त करने का था। थर्ड नंबर करिए, थर्ड नंबर ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है, थर्ड नंबर कथन कि बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपसे पूछ रहा है कौन कथन सत्य है, तो हो जाएगा आपको सी,
केवल 3 नंबर कथन जो है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय सेना सेना की पहली महिला सूबेदार गीता राणा बनी है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको दीपिका मिश्रा, ठीक है, याद रखना है, आपको भारतीय सेना की पहली सूबेदार प्रीति रजक बनी है। ये गीता राणा नहीं बनी है, बल्कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक बनी है। कौन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक बनी है आपको सूबेदार, पहली महिला सूबेदार। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड कह रहा है कि दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। तो ये सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 नंबर जो कथन है फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि दीपिका मिश्रा को वीरता पदक प्राप्त करने वाली वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करना है। पहला कथन देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हो जाएगा कि यहाँ पे 3rd नंबर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे कार्बन की असंतृप्त यौगिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, संतृप्त नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस ई एल रहता पहले तो फ्रेंड्स सही हो जाता, तो इसलिए कथन 3rd गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 ही सही हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे देखिए ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिए कि नॉर्मल याद रखिए कि मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय शक्ति की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद 2nd नंबर कथन कह रहा है कि अस्फीति के दौरान आपको वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें में कमी तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये भी सही है फ्रेंड्स। याद रखिए कि जब वस्तुएं और सेवाओं की कीमत में लगातार कमी हो और मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग अस्फीति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कथन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। कौन है, 3 में डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो फर्स्ट कथन जो असत्य है, ना सेकेंड कथन जो असत्य है। ठीक है, कोई सत्य नहीं है इसमें, दोनों सत्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ देखिए मैच करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है राज्य, और यहाँ पे किस राज्य में कौन सा उत्सव होता है, इसको हम लोग को मैच करना है। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में छेड़ा। ठीक है, सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो सिक्किम में याद रखिए आपको सागा दावा मनाया जाता है, सागा दावा। ठीक है, लद्दाख का कौन सा है उत्सव, तो लद्दाख का हो जाएगा आपको कोरजोक। क्या हो जाएगा, तो कोरजोक हो जाएगा। और उत्तराखंड का हरेला हो जाएगा। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कह रहा है कि निम्न में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जैकोबिन दल ने फ्रांस में, ठीक है, जैकोबिन दल ने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया। बिल्कुल सही है। ठीक है,
यहाँ कह रहा है बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस बनाया, बिल्कुल सही है। यहाँ थर्ड नंबर देखिए कथन कह रहा है कि रूस वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में पूर्णतः अलग हो गया, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग 1918 में हुआ था। ठीक है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से वर्ष 1918 में अलग हुआ था, ना कि 1917 में। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ना कि असत कथन का पहचान करना है, तो ऑप्शन सी कथन गलत हो जाएगा। याद रखिए, रूस 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, ना कि 17 से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है कि एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, किसे कह रहा है कि एजेंडा 21 के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है। अब देखिए सेकेंड कथन क्यों गलत है, उसको ध्यान में देना फ्रेंड्स। याद रखिए एजेंडा 21 की उत्पत्ति जो हुई है वो वर्ष 2002 में नहीं 1992 में हुई थी। कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, ना कि आपको 2002 में। ठीक है, कब हुआ था, तो एजेंडा 21 का शुरुआत जो हुआ था, उत्पत्ति हुई थी 1992 में। कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि इसने राज्य का पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कथन सत्य हो जाएगा। और जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे 16 नंबर मैथ है, वृत्त से संबंधित सर्कल का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। राइट आंसर आपको 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला कथन जो कर रहा है फ्रेंड्स, आर ए एम को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहता है, एक गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आर एम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और याद रखिएगा इसको आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं कहा जाता है, बल्कि सामान्य भाषा में आर ए एम को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और याद है फ्रेंड्स कि आमतौर पे इसे आर ए एम को कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को कहा जाता है, मेमोरी क्षमता कहा जाता है, ना कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर कथन देखिए करा CPU को कंप्यूटर की यादाश्त कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स CPU इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और फ्रेंड्स CPU को आपको याद रखना है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोला जाता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर की यादाश्त नहीं है। तो राइट आंसर पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। चलिए फ्रेंड्स आगे 18 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार करना है। पहला कह रहा है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक आपको डायोप्टर होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सेकेंड नंबर कथन कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ये क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक नहीं होती है, बल्कि ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है थर्ड नंबर कथन कि अगर दो लेंस जिनकी क्षमता है P1 तथा P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों लेंसों के समतुल्य क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2 होते हैं, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक कथन आपको यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा, तो 2 नंबर कथन आपको सही नहीं है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता आपको ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करना है।
ठीक है, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है गोराल्ड अंगियार, गोराल्ड अंगियार जो है, ठीक है, एक गोराल्ड अंगियार बम्बई के संस्थापक कहता है, बिल्कुल सही है। और जॉब चनाक, जॉब चनाक को याद रखना है कलकत्ता के संस्थापक हैं, बिल्कुल सही है। फ्रांसिस डे जो है, याद रखना है फ्रांसिस डे, यहाँ पे कह रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है मद्रास का संस्थापक, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि फ्रैंको मोर्टिन, फ्रैंको मोर्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सही सुलेमित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको इन उपयुक्त में से सभी जो होता है सभी सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बताते हैं आगे नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न किस प्रमुख विचारक ने तर्क दिया था कि वास्तविक समाज ना तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और ना ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। तो ये कौन बोले थे, तो आपको याद रखना है, ये आपको पापर बोले थे, कॉल पापर बोले थे। ठीक है, कॉल पापर जो बोले थे, एक कथन को बोले थे कि आपको याद रखना है कि तर्क दिए थे कि वास्तविक समाज ना तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और ना ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, खुला समाज का मतलब फ्रेंड्स, खुला समाज का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जहाँ विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता और आलोचनात्मक जांच होती है। ठीक है, और याद रखिएगा बंद समाज से तात्पर्य है यहाँ पे कि जहाँ हठ धर्मिता और नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन बोले थे, तो कार्ल पापर बोले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ है, आपको √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जुन की 5 विधियों का वर्णन है, निम्न में कौन सा विधि उसमें शामिल नहीं है। तो 22 नंबर का याद रखिएगा, आपको संपत्ति प्राप्ति द्वारा, ये आपको कथन है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि संपत्ति प्राप्ति द्वारा नागरिकता अर्जुन नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत में नागरिकता केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही दिया जाता है, किसी विधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है, तो भारत एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान में याद रखना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 5 तरह कौन सा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको नागरिकता अर्जुन की 5 विधियों का वर्णन, की 5 विधि कौन कौन सा है, तो बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पहला जन्म से हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वंश द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स आपको क्षेत्र सम्मिलित होने पर, और 5वां हो जाएगा देशीयकरण द्वारा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं, याद रखिएगा शामिल होने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 23। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणी को उत्तर से, यहाँ कह रहा है उत्तर से दक्षिण सही क्रम को चुनना है। तो देखिए सही क्रम क्या हो जाएगा, लद्दाख श्रेणी आ जाएगा, उसके बाद कैलाश श्रेणी, तब बिंद श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले लद्दाख श्रेणी, फिर कैलाश, फिर बिंदे, उसके बाद मैकाल श्रेणी। और याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, और याद रखिएगा ट्रांस हिमालय महान हिमालय या बृहद हिमालय में उत्तर में स्थित है। ठीक है ना, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, तो आपको हो जाएगा K2। ठीक है ना, K2 जो है भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आगे 24 नंबर कह रहा है कि जड़त्व
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि द्रव्यमान जड़त्व की मापने की इकाई है। ठीक है, आपको द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व को मापने की इकाई होती है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद रखना है। चलिए आगे 25 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 25 क्या है, मैथ है। सॉल्व करते ही राइट आंसर आपको आ जाएगा। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है आपसे पर कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय आपको कर्णम महेश्वरी है। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी वर्ष 2008 सिडनी में ओलंपिक खेल में पदक जीता था। एक गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि सही क्या हो जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में 2008 दिया ना, ये गलत हो जाएगा। सन 2000 में आपको सिडनी में ओलंपिक खेल में आपको पदक जीता था, ना कि 2008 में। थर्ड नंबर कह रहा है यहाँ पे कि कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कि कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 कथन और 3 कथन सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। इस आयोग की सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि परिसीमन आयोग के सिफारिश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन दिया था, तो ये दिए थे आपको रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये परिभाषा दिया गया था। ठीक है, कि जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे हम लोग सीमांत व्यक्ति कहते हैं। ये परिभाषा कौन दिया था, तो रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए कह रहा है 29 नंबर की यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी का 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तो वह निदेशक मंडल से प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए, उसे हम लोग क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, तना को सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है, तो सी नंबर देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, प्रमुख आर माधवन है, ये आपको सही सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा सी नंबर। राइट क्या हो जाएगा, याद रखना आपको कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेल रावल हैं। कौन, परेल रावल है। ठीक है, परेल रावल है, याद रखिएगा, ना कि आर माधवन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सल्तनतकालीन विभाग है और कार्य दिया हुआ है। दीवान ए अर्ज का क्या था, तो दीवान ए अर्ज का कार्य था फ्रेंड्स, याद रखना है, सैन्य अभ्यास से संबंधित था। दीवान ए कोरी का संबंध किससे था, तो दीवान ए कोरी का संबंध जो हो जाएगा ये कृषि विभाग से था। दीवान ए रिसालत का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको धार्मिक विभाग से। और दीवान ए मुस्त खराज जो हो जाएगा वो राजस्व विभाग हो जाएगा।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस साथ उसके बाद याद रखिएगा फ्रेंड्स कि शांति निकेतन ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कबीर गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, और रविन्द्रनाथ, ये भी याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर आपको फिजिक्स है। कह रहा है कि अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तो उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा। 33 नंबर का याद रखिएगा, √2gm/r हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पलायन वेग का मतलब क्या होता है। देखिए पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी। कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को पार कर अंतरिक्ष में चला जाए और वापस नहीं लौटता है। इसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न कथनों पे विचार करना है। ठीक है, देखिए पहला कथन कह रहा है आपसे कि वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि 1% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है। तो एक्स का मान 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। अब ये सेकेंड नंबर कथन जो कह रहा है ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है। आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं होगा तो मैसेज कीजिएगा। मैं टेलीग्राम में बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मों विचार करना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। देखिए 35 नंबर का इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई कथन आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं बताया था आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे खिलाड़ी दिया हुआ है और ये किसी खिलाड़ी का उपनाम सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी का आपको सही नाम सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद याद रखिएगा आपको राहुल द्रविड़ जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनको उपनाम क्या है। राहुल द्रविड़ का उपनाम है दोवाल। ठीक है, और हरभजन सिंह को बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, तो टर्मिनेटर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए मेजर ध्यानचंद्र को हम लोग बोलते हैं उपनाम क्या, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से उपनाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स मैरी कॉम को हम लोग सुपर मॉम के नाम से जानते हैं। और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो इतना कुछ पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्वसन। ठीक है, श्वसन निम्न में कैसी अभिक्रिया है। याद रखिएगा जो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन? तो श्वसन। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। फिर से देखिए कि जिन क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए पूछ रहा है आपसे 37 नंबर, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। 37 नंबर कर लीजिएगा, राइट आंसर आपको बी आ जाएगा। 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल क्या करना है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 156 में से 121 सब्ट्रैक्ट कर दिया है और 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 105 आ जाएगा। उसी प्रकार
आप 187 में से 145 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 126 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 190 में से 115 सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 225 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपने राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उसके स्थापना के काल कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 38 नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले हो जाएगा, याद रखना है फ्रेंड्स आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे हो जाएगा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथन में कौन असत्य कथन है, उसका चयन करना है। तो यहाँ देखिए बी जो है, गंधार शैली में बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्राओं यथा वरदहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं, ये कथन गलत हो जाएंगे, असत्य हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मथुरा, फ्रेंड्स याद रखना है कि सही क्या हो जाएगा कि मथुरा कला में भगवान बुद्ध के समस्त मुद्राओं यथा वरदहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा आदि प्रदर्शित की गए हैं। ये आपको गद्दार शैली में नहीं, कहाँ पे, तो मथुरा कला में, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ये सब कहाँ पे है, ये सब मथुरा कला में भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध मुद्रा हैं, ठीक है ना, गद्दार शैली के नहीं। तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो याद रखिएगा ये चुना गया था आपको आगा खां को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 में 6 को ढाका ने स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में आगा खां को चुना गया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो 2 आदमी थे, ख्वाजा सलीम मुल्ला और आगा खां थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा इस लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर, ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था। कौन किया था, इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था, ठीक है। और 1908 के अधिवेशन में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इतना याद रखना चाहिए। चलिए आगे करा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अयस्क के बारे में समझिए, अयस्क क्या होता है। तो अयस्क होता है वो फ्रेंड्स उन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टानों या खनिजों को कहते हैं जिनमें से कोई मूल्यवान धातु या तत्व जैसे लोहा, तांबा, सोना आर्थिक रूप से लाभकारी तरीके से और आसानी तरीके से निकाली जा सकती है, उसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए कि ऐसे पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाली ऐसे भंडार होते हैं जहां धातु की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनका खनन और शुद्धिकरण फायदेमंद होता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बॉक्साइट का एल्युमिनियम, बॉक्साइट किसका, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का याद रखिएगा, एल्युमिनियम का हो जाता है आपको क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोंडरम और फेल्सपार, ये चारों जो हो जाएंगे ये आपको एल्युमिनियम के अयस्क हो जाएंगे, ठीक है। लोहा का पूछते फ्रेंड्स, लोहा का अयस्क याद रखिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेलाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, ये सब लोहे के अयस्क हो जाएंगे। तांबा के कौन सा जाएगा, तांबा के अयस्क हो जाएंगे कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस और क्यूप्राइट, ठीक है। क्यूप्राइट जो होते हैं ये सब कॉपर के तांबा का आपको अयस्क हो जाएंगे, ठीक है। सीसा का क्या है फ्रेंड्स अयस्क, तो गैलेना और एंग्लेसाइट हो जाएगा। चांदी का फ्रेंड्स पता है हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम का अयस्क पूछ दे आपसे तो मैग्नेसाइट हो जाएगा, डोलोमाइट और कार्नेलाइट हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए मैथ है, सॉल्यूशन कीजिएगा। 42 नंबर आसान है, ठीक है। राइट आंसर 19 रुपया 6 पैसा इसका राइट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 43 नंबर का याद रखिएगा 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, 1 और 2 सही नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स कहाँ पे स्थित है। तो ईडन गार्डन्स फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिए भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था आपको 1864 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। मुद्रा के अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, याद रखिए ये अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, निर्यात सस्ता और आयात महंगा, चालू खाता घाटे में सुधार और मुद्रास्फीति में वृद्धि, चारों हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कर रहा है 46 नंबर कि निम्न में कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपको महाराष्ट्र मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिन्हें मुख्यतः 6 जोनों में बांटा गया है। कौन सा, तो उत्तरी जोन, उत्तरी क्षेत्र जोन, आपको पूर्वी जोन, तीसरा पश्चिम जोन, चौथा मध्यवर्ती जोन, पांचवा दक्षिणी जोन और छठा पूर्वोत्तर जोन। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है ना कि मध्यवर्ती जोन में, तो मध्यवर्ती जोन में कौन है, तो याद रखना है मध्यवर्ती जोन में 4 राज्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ कह रहा है कि कथन एक कह रहा है कि जकात एक धार्मिक कर रहा है। ठीक है, जकात एक धार्मिक कर रहा है। सेकेंड आर कह रहा है कि जकात गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा 46 नंबर का, ए सत्य है और आर असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा और आर असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला एक स्वैच्छिक धार्मिक कर था। ठीक है, आपको इस कर का उपयोग लोगों के कल्याण हेतु किया जाता था। वस्तुतः यह एक प्रकार के संपत्ति कर था जिसकी जिसकी दर सामान्यतः 2.5% थी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जजिया गैर मुसलमानों से संरक्षित प्रजा की हैसियत से लिए जाने वाला यह कर उनकी आय के अनुपात में था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। यहाँ 48 कह रहा है कि आलू के कंदों का हरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा ये आपको आलू के कंदों का हरापन उसकी सुलुलिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को याद कमेंट करना है कि प्याज का लाल होना, ठीक है, प्याज लाल होता है तो प्याज का लाल होना किसके कारण से होता है, आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, प्याज का लाल होना किसके कारण से होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 48 नंबर चल 49 नंबर देखिए यहाँ 49 नंबर मैथ है, राइट आंसर आ जाएगा आपको बी हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपकी मिलाना है, संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और स्रोत किस देश से लिया गया है, मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये लिया गया है जापान से लिया गया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है प्रावधान है इस कौन सा देश से लिया गया है, तो एक कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन का प्रथा जो है फ्रेंड्स प्रावधान जो है ये लिया गया आपको आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ये आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे करा कि निम्न कौन सा युग में सही सुमेलित है। ठीक है, 51 का पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है, तो आपको आठवीं वन विभाग का पदाधिकारी विभाग था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि आठवीं वन विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ भी याद रखिएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र
ठीक है, कौटिल्य द्वारा लिखा बुक और शास्त्र पुस्तक शासन कला में सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है ना, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहाँ भी मैच करने के लिए आ गया। तो यहाँ देखिए वाट का क्या होता है, तो वाट का हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर सेकेंड। किलो वाट का क्या हो जाएगा, किलो वाट का हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट में बराबर होता है 1000 वाट। और 1 किलो वाट घंटा में कितना होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमें 53 नंबर मैथ है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस विकल्प में डी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 54 नंबर का है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो 54 नंबर का एक समुद्री मील बराबर 1.584 किलोमीटर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। कितना होता है, याद रखिएगा एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। क्या होता है, 8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 55 नंबर को आविष्कार दिया हुआ है, आविष्कार और आविष्कारक के नाम से मैच करना है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, आविष्कार कौन किए थे, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जो किए थे वे जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किए थे, तो ये किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन का आविष्कार कौन किए थे, तो ये गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक क्या, ई रदरफोर्ड किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 50 कह रहा है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 56 नंबर का आपको याद रखना है, बी हो जाएगा। 2 कथन और 3 कथन आपको सही नहीं है, 2 और 3 आपको सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो 57 नंबर का याद रखिएगा, आपको 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित कथनों पे विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 58 नंबर का याद रखिएगा, केवल कथन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59 का यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा युग्म सही गलत सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए 59 नंबर का हो जाएगा, याद रखना आप लोगों को, आपको सीमेंट कारखाना जमुई, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको सीमेंट कारखाना जो कह रहा है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीमेंट जो कारखाना है ये जमुई में नहीं है, बल्कि कहाँ पे याद रखना है, सीमेंट कारखाना रोहतास, डालमिया नगर, औरंगाबाद में है, ना कि जमुई में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 60 नंबर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 60 नंबर का आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कर रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो लेखिका कौन थी, तो लेखिका जगह ताराबाई शिंदे। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कौन है, तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन है। ठीक है, सुष्मिता सेन थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है, यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है आपसे। तो 63 नंबर का याद रखिएगा, 63 नंबर का हो जाएगा, आपको 2 और 3 गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे एक निम्न कथनों में विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर का दोनों कथन जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 65 नंबर कह रहा है आपसे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता की युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर देखिए, पहला कथन कर रहा है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और कथन आर कह रहा है कि आर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडे होने से होता है। निष्कर्ष निकालना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का
सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 67 नंबर का रहा है, इसरो ने निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो कौन सा याद रखना है, इसरो ने निसार उपग्रह को GSLV F-16 प्रक्षेपण से आपको लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग, देखिए फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 68 का आपको बी हो जाएगा, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 69 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है, उपयुक्त में से किसे सरकार के राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, 1 और 2 और 3, ठीक है, आयकर, दंड व शुल्क और RBI से प्राप्त लाभांश, तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 70 नंबर का क्या हो जाएगा आपको, कथन 3 जो सत्य नहीं है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है, ये आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 71 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। 71 का आपको 472 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि निम्न में किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ने। ठीक है, ठीक है, गाथा सप्तशती की रचना सतवाहन नरेश हाल ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 73 नंबर कह रहा है कि सिंधु नदी अफवाह तंत्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 73 नंबर का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 3 यहाँ पे आपको असत्य हो जाएगा, 1 और 3 असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 74 हमारा सॉल्व कीजिएगा, मैथ है, 2/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न प्रक्रियाओं में कौन सा क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग है? तो 75 का क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 76 नंबर कह रहा है कि संस्थाएं दिया हुआ है और यहाँ पे स्थापना वर्ष से मैच कराना है। तो याद रखिएगा 76 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्व बोधनी सभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1839 में। रहनुमाई मजदयान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1851 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 में। और हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है देखिए आगे 77 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों में विचार करना है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे कथन 2 और 3 सही नहीं है। ठीक है, 2 और 3 कथन जो है गलत हो जाएंगे, सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 78 नंबर फिर से मैच करने के लिए आ गया। तो यहाँ देखिए 78 नंबर का मैच कर लेते हैं। यहाँ पे सत्ता के बंटवारे के स्वरूप है और शासन का स्वरूप दिया हुआ है। देखिए पहला क्या हो जाएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किसके द्वारा होता है, किस शासन का स्वरूप है? तो ये हो जाएगा आपको अधिकारों का वितरण हो जाएगा। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किस शासन का स्वरूप है? तो इसका हो जाएगा आपको संघीय सरकार का। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी किस शासन का स्वरूप है? तो इसका हो जाएगा आपको सामुदायिक सरकार। और 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी किस शासन का स्वरूप है? तो इसका हो जाएगा आपको गठबंधन सरकार। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, 79 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 80 नंबर कह रहा है कि विचार करना है कि उपयुक्त जीवों में कौन सा जीव बहुकोशिकीय जीव है? कौन सा बहुकोशिकीय जीव कह रहा है? तो 80 नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। केवल 2 जो हो जाएंगे, कवक यानी फंजाई बोलते हैं, ये आपको बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, याद रखना है आपको, कवक जो है वो बहुकोशिकीय आपको जीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द साउथर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा ये ब्राज़ील ने किया है। ठीक है, ब्राज़ील देश ने आपको मोदी को ये सम्मान दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 82 नंबर
करा दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण के कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको केवल 3 नंबर आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि उपरोक्त में दिए गए कोलाइड्स के उदाहरण के कथन में 3 कथन जो है फ्रेंड्स वो सही नहीं है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ सोल के उदाहरण है, ना कि फोम के। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर, यहाँ पर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा। 83 नंबर का आपको छत हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ कह रहा है कि निम्न में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको J.M. स्किन्स को। चलिए आगे देख। उसके बाद कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम कब रखा था, तो ये रखा था 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। ठीक है, और याद रखिए फ्रेंड्स, भारत वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय थे। कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 में गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उसके अभिक्रियाशील समूह पर विचार करना है। यहाँ कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, अभिक्रियाशील समूह दिया हुआ है। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे 86 नंबर का कह रहा है, यहाँ पे उपरोक्त में दिए गए कथन में कितना युग्म गलत है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो केवल एक गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल एक गलत दिया हुआ है, कौन सा, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया COOH होता है, ना कि COH होता है। यहाँ पे 3 नंबर कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, क्या होता है, COOH होता है। यहाँ पे दिया हुआ है COH, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा द्विघात समीकरण का मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स का 2 को मान आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपसे पूछ रहा है उसका मूल्य क्या हो जाएगा। 87 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, तो दोनों आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर का कह रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे अंग्रेज द्वारा अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों से रक्षा कर सकेंगे, ये आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही नहीं है। उसके बाद 89 नंबर कि पौधे को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। ठीक है, कारक उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है बताना आपको। 89 नंबर का याद रखिएगा, केवल 2 नंबर कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 नंबर कह रहा है कि निम्न विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है। तो 90 नंबर का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा यहाँ पे केवल 3 और 4 जो है वो आपको पृथ्वी के परिक्रमण गति का प्रभाव है। ठीक है, कौन, तो ऋतु परिवर्तन और दिन रात का छोटा और बड़ा होना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 कर रहा है, मिलाना है, 91 को मैच करना है। तो यहाँ देखिए, अंडाशय जो हो जाएगा ये हो जाएगा फल में परिवर्तित। ठीक है, अंडे की कोशिकाएं जो हो जाएगा ये हो जाएगा भ्रूण में परिवर्तित। बीजपत्र क्या हो जाएगा, तो बीजपत्र का हो जाएगा बीज में परिवर्तित। और ध्रुवीय निकाय का हो जाएगा एंडोस्पोर में परिवर्तित। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए सूचना को पढ़े और बताना है। रीजनिंग है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं, दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। चलिए उस क्वेश्चन का पूछ रहा है सी और ई के बीच में कम से कम दूरी कितना है लगभग मीटर में, तो 92 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये जोड़ा गया था, आपको कौन भाषा जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को, 3 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन, तो या कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। कब, तो 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करने के लिए आगे 94 नंबर करें ज्वालामुखी और किस देश में आपको बताना है। तो 94 नंबर का याद रखिएगा, आपको माउंट पोपा ये किस देश में है, तो म्यांमार में है। माउंट हुड जो है ये आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। लॉकी कहाँ पे है, तो लॉकी जो हो जाएगा ये आइसलैंड में। और माउंट लिविंगस्टन कहाँ पे है, तो ये पापुआ न्यू गिनी में है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बाद देखिए यहाँ पे 95 नंबर का रहा है यहाँ पे
कौन सा संरचना कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वार में प्रवेश करने में रोकती है, प्रवेश करने से रोकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एपिग्लास्टिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 96 नंबर कह रहा है कि निम्न में किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, वित्त आयोग सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 97 नंबर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा, नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो 97 नंबर का आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों पे कौन सा कथन गलत है? सही नहीं, सही है फ्रेंड्स। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि शक विजय के संदर्भ में इन्होंने व्याघ्र शैली का रजत मुद्राएं जारी किए, और कथन सेकेंड कह रहा है कि इन मुद्राओं की रैली में 50 ग्रेन हुआ करता था। कह रहा है कि सही उत्तर बताना है आपको। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, केवल पहला नंबर कथन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? ठीक है, वैशिष्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना आपको, स्थानीय समुदायों को की सीमित भागीदारी, स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी जो है वो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि निम्न में युग्म विचार करना है, स्थानांतरित कृषि और किस देश या राज्य में है, बताना है आपको। रोका जो है ये बता रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 4 युग में जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, मशोले मध्य अफ्रीका का है, और यहाँ पे बरिगा आपको उड़ीसा का है। ठीक है, 2 और 4 ही सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डबल स्टार सीरीज जो चल रहा है बिहार दरोगा मेंस के लिए, उसका टेस्ट नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट कर लिए, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा PDF के लिए। चलते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।